रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी आज एक बड़ी खबर से। ऑब्वियसली फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर बनने वाला एक 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो आज टूट गया है। कल हमने आपको इस लार्जर बेंच के बनने की जो है वो खबर दी थी और आज ये बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर जो है वो नहीं करता हूँ। इसके अलावा बात करेंगे जी PTI में टूट फूट का जो सिलसिला है वो तो जारी व सारी है ही। आज भी दो बड़े अहम रहनुमा जो हैं वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन परवेज खटक साहब को शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। परवेज खटक साहब नई जमात भी बना रहे हैं और साथ साथ लोगों को ये तरगीब भी दे रहे हैं कि PTI को छोड़ा जाए, तो उन्हें शोकॉज नोटिस जो है वो दे दिया गया है। साथ साथ असद उमर साहब को भी अपनी जमात में लेने के ख्वाहिशमंद हैं। अब असद उमर साहब का क्या मौक़िफ़ होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। बहरहाल बात करेंगे हम मईशत के हवाले से, जहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जो हैं वो चिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा तैश में आ गए जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं उनका क्या नतीजा निकल रहा है, आखिर क्यों कामयाब नहीं हो सके। तो इसहाक डार साहब ने बहुत ज़्यादा बरहमी और गुस्से का इजहार किया और ऐसा लग रहा है कि शायद मोबाइल जो है वो सहाफ़ी का वो भी छीनने की कोशिश की। क्या रवैया ये मुनासिब है उनका, क्योंकि सहाफ़ी का तो काम ही जो है वो सवाल पूछना होता है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF से मुलाकात हुई है, इस पर भी हम करेंगे बात। यहाँ से कोई पॉजिटिव पेशरफ जो है वो सामने आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम खाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब आज सुबह जो हमने एक मंजरनामा देखा है, आपको क्या क्या कहेंगे इसको? एक अदलिया, हम मुनक़सिम अदलिया की बात करते रहे हैं, एक मौका था कि अदलिया जो है वो साथ बैठ जाती और वो मौका जो है वो आज सुबह जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो मौक़िफ़ था उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अदलिया के अंदर तकसीम का अमल है ये पुराना हो गया, काफ़ी देर से हो रहा है ना। ये आपने देखा 7-8 की तकसीम हो गई और बहुत सारा गंद पड़ा जो पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले नहीं पड़ा है, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ। उसकी तफसील में अब जाने की जरूरत इसलिए नहीं कि मेरे ख्याल से हर आदमी पाकिस्तानी जो है वो अब जानता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बुखारी साहब, कल एक उम्मीद तो बंधी थी। हाँ, मैं अर्ज करूँ, वो ठीक कहा आपने, लेकिन ये है कि आज जो मंजरनामा वहाँ हुआ उसने और तस्दीक की मोहर लगा दी इसके ऊपर कि ये अब इकट्ठे होने वाले नहीं है। ये तकसीम जो है ये अपने मंतकी इंजाम तक जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 9 रुकनी बेंच बनाया गया उसमें फिर अपनी मर्जी के जजेस की तादाद ज़्यादा थी। वो अगर सुनता भी ना भी टूटता तब भी जो नतीजा निकलना था वो हमारे सामने था। मेरे ख्याल से काजी फाइज ईसा साहब को ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि चाहे उनके ऊपर प्रेशर हो चाहे ना हो, लेकिन वो जो बात कन्विक्शन से समझते हैं कि आइन के खिलाफ है उसके ऊपर वो डट जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। सही। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप किसी कानून को मुअत्तल कर दें, आप ख़त्म कर सकते हैं उसको। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि अभी वो कानून बना नहीं था, आपने मुअत्तली के अहकामात पहले ही जारी कर दिए। प्रोसीजर और प्रैक्टिस बिल के बारे में हो रही। उनके आर्गूमेंट के बारे में कोई दो राय नहीं, उनका आर्गूमेंट इज वेरी सॉलिड। लिहाजा उनका मैं तो नहीं बैठता इसमें, इस बेंच में मैं नहीं बैठता जो 9 रुकनी आपने बनाया। जो ही उन्होंने ये कहा, दूसरे एक जज साहब तारक साहब जो अभी खड़े हो गए, उनका जी मैं भी नहीं बैठता। मैं तायद करता हूँ जो ये कह रहे हैं। लिहाजा बेंच टूट गया, थोड़ी देर के लिए वो वापस चले गए सारे उठ के। उसके बाद उन्होंने फिर वही हरकत की जो पिछली दफ़ा की थी। क्या आपको याद है? उसका भी 9 रुकनी बेंच था, उसमें से भी 2 पहले हटे थे, फिर 2 बाद में हट गए, फिर 3-2 का स्प्लिट जजमेंट आ गया वगैरह वगैरह। वही आज हुआ। आज फिर उन्होंने इन दोनों जजों को निकाल दिया और 7 रुकनी बेंच लेके बैठ गए सुनने के लिए। सही। लेकिन बुखारी साहब, इसकी वजाहत तो पहले काजी फाइज ईसा साहब कर चुके थे। वो उन्होंने कहा था कि जब तक ये नहीं होता जो आज उन्होंने मौक़िफ़ दिया तब तक वो नहीं जो है वो किसी बेंच का हिस्सा बनेंगे। करेक्ट, तो बिल्कुल ठीक बात है। करने की क्या देखिए, असूली तौर पर आईनी एतबार से और इवन रवायतन उसका फैसला होना चाहिए पहले इससे कि अगला बेंच बने। बेंचों की तश्कील के बारे में ही तो है वो सारा। हाँ, एग्जैक्टली। और वही हरकत हुई जो पहले हुई थी। अब आपको उसको सस्पेंड करने की वजह समझ आ गई? सही। अच्छा, ये तो एक एस्पेक्ट है इसका। काजी फाइज ईसा साहब की पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्टेटेड है। उसके ऊपर बहुत सारे जो कानूनी लोग यानी माहिरीन हैं उनके रिमार्क्स हमने सुने हैं। इरफान कादर ने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, उसने कहा जो काजी फाइज ईसा ने किया है दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्टली इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उन्होंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि जिस बात पर स्टैंड लिया है काजी फाइज ईसा ने उसके मुताबिक ये बेंच जो तश्कील पाया है ये इलीगल है।
ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, ये उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। अब हमने देखना ये है कि ये करने क्या बैठे हैं। जो दो पटिशनर हैं, जनाब खोसा साहब और जनाब एतजाज हसन साहब, इन दो से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपका जन्म हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, हुआ ना? आपके लीडर को फांसी चढ़ा दिया, उसके खिलाफ एजिटेशन हुआ, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी लोगों को, जेलों में सड़े वो, कोई मच गया, कोई मियां वाली गया, कोई जंग गया। तब आपकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? तब आपको क्यों तकलीफ नहीं हुई कि मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों ट्रायल हो रहा है सिविलियंस का? आप अजीब लोग हैं। एक बंदे की प्रोटेक्शन के लिए जिसके बारे में खतरा है कि शायद उसको भी मिलिट्री कोर्ट में जाना पड़े, आपकी सारी गैरत जाग गई, आपका ज़मीर जाग गया, आपकी फनी माहिरियत जाग गई, और आप तड़प रहे हैं मछली की तरह से, बिल्कुल जिस तरह मछली तड़पती है पानी के बाहर। तो एक तो मुझे इसका जवाब उनसे चाहिए कि ये आप अचानक क्यों फड़क उठे हैं इसके ऊपर। और दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी एस्पर्शंस कास्ट हो रही हैं, और उसका इजहार जो है काजी फाइज ईसा साहब ने कर दिया। उसने कहा पहली पिटीशन जो इस हवाले से आई थी वो थी इमरान खान साहब, न्याजी साहब की, सही। दूसरी पिटीशन किसी एक शहरी की थी, तीसरी और चौथी ये इनकी थी जिसके ऊपर ये ट्रायल हो रहा है। तो ये अचानक जो नंबर 1 है वो 4 कैसे हो गई, और नंबर 4 जो है वो 1 कैसे हो गई? वो बिल्कुल अपसाइड डाउन अब वो हमें पता चल रहा है कि वो कैसे हुई, क्योंकि एक रात पहले जनाब खोसा साहब और जनाब एतजाज हसन साहब चीफ जस्टिस साहब से मिले थे उनके चैम्बर में। अच्छा, तो ये हो क्या रहा है? ये इंसाफ के अदारों का हाल है। इज दिस व्हाट यू कॉल जस्टिस? लिहाजा वो अपनी वफा निभाने में आखिरी हदूद को पहले भी छू रहे थे और अब अपनी आखिरी हदूद भी पार कर रहे हैं। अच्छा उकाई साहब, इस चीज़ में कितनी सदाकत है कि ये जो काजी फाइज ईसा साहब, जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था कि पहले वजाहत दे चुके थे कि वो जो है वो किसी बेंच का हिस्सा इस तरह से नहीं बनेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का एक 2015 का फैसला मौजूद है जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एतराज़ात उठाए थे या फिर उसको रद्द किया था, तो इस वजह से भी जो है वो उनको इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। गुजारिश ये है, जब चीफ जस्टिस बेंच अनाउंस करता है आप डिनाई नहीं कर सकते उसको, जो डिसिप्लिन है। अच्छा। आप बैठेंगे जरूर, मगर जब प्रोसीडिंग शुरू होगी तो आप अपनी राय का इजहार कर देंगे। अच्छा, तो इसलिए उनका आना तो हमें समझ में आता है। लेकिन मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम आगे जाएं, थोड़ा सा मिलिट्री कोर्ट्स की हिस्ट्री को जरा रिकॉल कर लें तो हमारे नाजरीन जो है वो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत तश्कील पाई थी जी पहली दफा। तो ये कोई खास किसी बंदे को टारगेट करने के लिए नहीं बनी है। अच्छा। कब बनी थी ये? 1952 में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत। सही। ठीक हो गया जी। और उसमें प्रोविजन ये थी कि जो फौजी कोई एक्ट ऐसा करे या कोई दुश्मन फौज का बंदा कोई ऐसा एक्ट करे, उनको ट्राई किया जाएगा। लेकिन फिर उसमें यह प्रोविजन भी रखी गई कि अगर वफाकी हुकूमत कुछ सिविलियन को रेफर कर दे कि इनका ट्रायल भी यहाँ करे तो वो कोर्ट करने की मजाज होगी। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कब किया गया। वो किया गया जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तरफ से, जब उन्होंने 1977 का इलेक्शन हुआ और उसमें वायलेंस शुरू हो गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उन्होंने समरी मिलिट्री कोर्ट्स तश्कील दी। अच्छा, ठीक है। और उसमें लोगों का ट्रायल हुआ। उसके बाद फिर ये 21वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई। अब एक बात तो ये तय हो गई है कि ये किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर को टारगेट करने के लिए नहीं है, साल पहले से मौजूद है। लिहाजा अब इसके ऊपर एतराज करना फिर वो बात सही लगती है कि चूंकि अब जो उस पार्टी के सरबराह हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, मजबूरी है, उनका ट्रायल चूंकि इम्कानात हैं कि वो फौज करेगी, इसलिए ये सारा हंगामा जो है ये इसके लिए है। इसके लिए ये यहाँ तक गए हैं कि अपनी अपनी पार्टी की रुकनीयत मुअत्तल करा ली है इन्होंने, जिस पर मैंने कल भी ये कहा था कि क्या किस किस्म की आसान फरामोशी है कि ये दोनों हजरात जो है पीपल्स पार्टी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग रहे हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, ऑफिस बेरर हैं, तो उन्होंने ये क्या वफा निभा रहे हैं वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब एक और मिसाल देनी बड़ी ज़रूरी है कि जो खान साहब का दौरे हुकूमत था, पीटीआई का जो 4.5 साल का दौरे हुकूमत था, उसमें भी 25 लोगों का ट्रायल हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स में। और ये हमें बता रहे हैं
कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब। अच्छा उनका जी मैंने उनका केस लड़ा था। अच्छा 25 लोगों और ये का, सिविलियंस थे? और वो सारे के सारे सिविलियन थे। अच्छा उनमें से 3 को सजाए मौत हुई थी, बाकियों को 10 से 12 साल कैद हुई थी। वो अलग बात है कि बाद में सिविलियन कोर्ट्स ने, यानी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजाओं को या माफ कर दिया सही या कम कर दिया, वो एक अलग अमल है। तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि ये मिलिट्री कोर्ट्स कोई आखिरी कोर्ट्स नहीं है। अच्छा अपील का इसमें राइट है। ट्रायल होगा, लेकिन इसका अपील का हक हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी सही है, है। तो फिर खदशा काहे का है? अच्छा, एक और जवाब पेश किया कि जी ये तो या कोई कर्नल करेगा या कोई ब्रिगेडियर करेगा। मुझे हैरत है कि पढ़े लिखे वकील जो है उन्हें यह पता नहीं है कि मिलिट्री के अंदर एक जैग ब्रांच होती है। अच्छा वो क्या? जिसमें सिर्फ कानूनी माहिर होते हैं। वो जितने भी फौजी होते हैं उन्होंने कानून पढ़ा होता है, आइन पढ़ा होता है। मैं हवाला नहीं देना चाहता, लेकिन निकल रहा है मेरे मुंह से कि फौजी हुकूमतें जब कायम होती है मिलिट्री डिक्टेटर्स की, तो तमाम आईनी अमूर यही जैग ब्रांच हैंडल करती है। अच्छा तो ये कहना कि उनको कानून का नहीं पता या वहाँ पता नहीं क्या खिलवाड़ हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा, ये बेमानी बात है। मैं किसी सूरत, लेट मी मेक इट क्लियर, आई एम नॉट सपोर्टिंग मिलिट्री कोर्ट्स, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। अच्छा सिविलियन लिबर्टीज का जहां तक ताल्लुक है, उनके केसेस सिविलियन ही अदालतों में होने चाहिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाने वाले अदारों के ऊपर हमला करेंगे, अगर आप दुश्मन मुल्क की तरफ से अपनी फौज और अपनी फौज की तनसीबात पर खुद हमलावर हो जाएंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे, एयरबेसेस में दाखिल होकर जहाज जलाना चाहेंगे, कोर कमांडर का घर जला के उजाड़ देंगे जो जिना हाउस के नाम से जाना जाता है, अगर आप अस्करी टावर को आग लगा देंगे, तो फिर कहाँ ट्रायल करें आपका जनाब? ये तो सारी फौजी तनसीबात है, ये तो फौजी सिंबॉलिक बिल्डिंग्स हैं। तो इसलिए नहीं तो भाई साहब, आपको लगता है कि खौफ ज्यादा है मिलिट्री कोर्ट? होता है खौफ ज्यादा, और खौफ होना चाहिए। देखिए एक और बात चलते जिसकी चलते वजह करते से जाएं, इतनी बेचैनी है, चाहे इस्तराब वो है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट है या वो जो ये हमारे एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के कवानीन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं बाकायदा सजाओं के। एक है प्रोडक्टिव पनिशमेंट। यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि प्रोडक्टिव पनिशमेंट क्या होती है। ये होता है कि आप किसी वजह से किसी को सजा हो जाए, उसे जेल में एक आदमी है जिसको कुछ नहीं आता, उसको आप किसी एक हुनर में ट्रेन करें। अच्छा, उसको वेल्डिंग सिखा दें, हाँ। उसको प्रोडक्टिव, ताकि वो बाहर निकले तो फिर जुर्म ना करे, बल्कि पैसे कमाए अपने हुनर से। सही है। दूसरी होती है प्यूनिटिव पनिशमेंट। अच्छा इसका मतलब ये होता है कि किसी शख्स ने एक जुर्म किया है, जानबूझ के किया है, तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा एंड लास्ट इज डेटरेंट पनिशमेंट। अच्छा ऐसी सजाएं जिसे देख के और सुन के लोग इबरत हासिल करें। मिसाल के तौर पे संसार करना, इस्लामी कॉन्सेप्ट है ना। मिसाल के तौर पे हाथ काट देना, कितने लोगों के कटे थे हाथ, कितने लोग संसार हुए थे रसूल करीम या खुलफाए राशिदीन के दौरान। बट दिस वाज डेटरेंट कि ये ऐसी सजा मुकर्रर कर दो कि ये लोग वो जुर्म करने की जिसारत सजा ही ना के करें। खौफ से ही। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इसका भी। लेकिन जिन लोगों ने एक प्लान के तहत, जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, सिविल मिलिट्री कू करने की कोशिश की यहाँ, उनके साथ देयर शुड बी नो सिंपैथी। सही। That should not be allowed under any circumstances. बुखारी साहब, लेट्स अज्यूम कि ये जो पिटिशनर्स हैं, ये जो चाहते हैं कि उनके हक में, फॉर इंस्टेंस कि अगर उनके हक में फ़ैसला आ जाता है या जो है ये जो आर्मी कोर्ट्स हैं इनको गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, तो जो सज़ाएँ हो चुकी हैं फिर उनके हवाले से एक नया मसला सर उठा लेगा, तो फिर हम एक और मसले में मुझे लगता है कि वो जो है हम फंस देखें, जाएंगे। आप बड़ी अकल की और बड़ी दानिश की बात कर रही हैं। लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू। देखिए, गुजारिश ये है, जो चीज़ें आइन के तहत तश्कील पाती हैं या आइन का हिस्सा बन जाती हैं, उनको इस तरह से बाजारों में उठा के फेंक नहीं दिया जाता। उसके लिए आपको बेसिकली टू अंडू सच ए लॉ विच इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू गो बैक टू द पार्लियामेंट। उसके ऊपर अमेंडमेंट आएगी। अगर अदालतें यूं उठा उठा के कानून फेंकने लग गई तो बस फिर पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है। फिर जो वो फैसला दें वही कानून होना चाहिए। तो ये तोड़ा लॉ जो है ना चंगेज खान के दौर का, ये नहीं चल सकता अब। यानी जो मॉडर्न सिविल सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर एक आइन होता है, उस आइन के तहत कवानीन बनते हैं, उन कवानीन के ऊपर अमल होना होता है। अगर आप ना करें तो सजा होती है। सही है, यानी एक डोमेन होती है, उसके अंदर से आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये पार्लियामेंट से कानून जो है वो चेंज ना। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। परवेज़ खटक, जिनको एक वक्त पर पीटीआई का बहुत अहम रहनुमा जो है वो माना जाता था, अब खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बिल्कुल अपने कांधों पर उठाए हुए होते थे और सारी जिम्मेदारी जो है वो उनकी होती थी। और जो है पीटीआई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में राज ही शायद जो है वो उनके सर पर कर रही थी। लेकिन उन्हीं परवेज़ खटक को पीटीआई की जानिब से शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। बुखारी साहब, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर बात सामने आ रही है और कहा यह भी जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं, जो उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो अपनी पार्टी जो है वो अब अलग बनाएंगे। देखिए, इसका इजहार तो उन्होंने 8 जून को कर दिया था। 8 जून को बाकायदा उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, और ये भी दावा किया जा रहा है उनके हलकों की तरफ से कि 50 के करीब एमएनए और एमपीएस उनके साथ हैं। अच्छा, बड़ी तो दावा। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है एक वहाँ का। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि केपीके में उनका बहुत असर रसूख है। पहली हुकूमत भी उन्हीं की वजह से बनी थी, हालांकि बहुत बड़े चैलेंजेस थे। जेयूआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर इकट्ठे हो जाते तो शायद पीटीआई को वो स्पेस नहीं मिलती, स्पेस ही ना मिलती। उस वक्त भी इन्होंने साथ दिया था। दूसरी दफ़ा भी बहुत कम रवायत है, तारीख में ऐसी रवायत नहीं है कि एक ही पार्टी को कंसिस्टेंटली दूसरी दफ़ा लोगों ने वोट दिया हो केपीके में। लेकिन वो उसका भी क्रेडिट आपको खान साहब, अपने परवेज़ खटक साहब को देना पड़ेगा। मगर खान साहब को कभी भी एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए था, ना केपीके में ना पंजाब में। लिहाजा कुराए फाल किसके नाम निकला? एक बुजदार साहब और दूसरे महमूद खान साहब। दोनों आपको पता है यसमैन भी बहुत, मेरा ख्याल है वो उसकी भी थोड़ी बहुत ही गैरत और इज्जत होती है या उसका कोई स्टांस होता है। इनका तो बिल्कुल नहीं था। जो फरमा दिया जाता था पार्टी के चीफ की तरफ से वो करने दौड़ जाते थे। एक चीज़ और मेरे ख्याल से परवेज़ खटक साहब की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि पीटीआई के अब दो बड़े हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा तो पंजाब में है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीटीआई पीपल आर नाउ इन दैट पार्टी। दूसरा हिस्सा अब बनेगा परवेज़ खटक साहब वाला। नहीं तो क्या समझा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सवाया मैं हो गया? आपको मैं आगे अर्ज करने वाला हूँ, जरा मौका दीजिए। जो पीटीआई के सरबराह हैं उनको एक बीमारी है। अच्छा। और वो बीमारी ये है कि वो हर वो शाख आरी लेके काट देते हैं जिस पर खुद बैठे होते हैं। अच्छा। आप मुझे बताइए, पंजाब की हुकूमत तोड़ने की क्या जल्दी थी? और क्या मिला तोड़ के? जिल्लत, रुसवाई, खारी। यही केपीके में हुआ। किसने मशवरा दिया था ये करें? तो अब भी वो यही कर रहे हैं कि वो लोग जिन पर उनको तकिया था, यानी परवेज़ खटक को शो कॉज नोटिस इशू करना, इससे ज्यादा उनकी तजलील की ही नहीं जा सकती। नहीं बुखारी साहब, लेकिन एलिगेशंस तो ये थे ना कि वो लोगों को तरगीब दे रहे थे कि आप पीटीआई को छोड़ दें। वो इसलिए दे रहे थे कि इस तरफ से नो लिफ्ट का इश्तिहार लग चुका था। उनके खिलाफ जो अनासर हैं वो पार्टी के चीफ को बदगुमान करने में कामयाब हो चुके थे। किस किस्म की लिफ्ट की बात आप कर रहे हैं? जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी, खान साहब जो मुज़ाकरात एंड में करते रहे हैं, उस कमेटी में जो खटक साहब को शामिल किया गया? नहीं थी बिल्कुल। जब वो गए थे मुज़ाकरात के लिए बात करने के लिए तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। महमूद कुरैशी साहब थे और अली जफर साहब थे। नहीं, वो कौन सी कमेटी? हाँ, वो पहली जो थी उसमें थे, लेकिन बाद में उनको फिर जीरो कर दिया गया। नहीं, बाद में तो फिर हालात ठीक है। लिहाजा हो क्या रहा है कि हुआ ये कि परवेज़ खटक साहब की जो स्ट्रेंथ थी कि वो पॉपुलर लीडर थे उस सूबे के, उसको उनकी कमजोरी बना दिया गया। और अब जो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पार्टी को भी और पार्टी की क़यादत को भी, वो आपको आने वाले दिनों में नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आईपीपी में तो जो बड़े नाम जा चुके हैं, नज़र भी आते हैं, अब तो टीवी के ऊपर सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, यहाँ कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो परवेज़ खटक साहब के साथ जुड़ने जा रहे हैं, या फिर उनकी ख्वाहिश है कि जुड़ जाएं? नहीं, बहुत सारे जुड़ेंगे। असद उमर साहब को भी उन्होंने कहा कि आप आ जाए मेरी पार्टी में, इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये भी पीटीआई के एरिस्टोटल्स जो हैं, ये तो इकोनॉमिक एरिस्टोटल अपने आप को कहते थे, जिनको कुछ पता भी था कि नहीं कि इकॉनमी क्या होती है, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी ने उन्हें 1 साल के बाद फारग कर दिया था कि ये आपके बस की बात नहीं है। और बाहर से इंपोर्ट कर लिया था उन्होंने। हफीज शेख को पहले किया, फिर शौकत तरीन को किया उन्होंने। तो ये सारा कुछ आपके सामने है मंजरनामा। तो ये बात ठीक है कि मैंने जैसा कहा उसको आप ज़हन में रखिए आइंदा के लिए, और देखिएगा आगे आगे वो क्या करेंगे। क्या करेंगे? हर उस टहनी को काटेंगे जिसके ऊपर बैठे। तो ये है सूरत हाल। जनाब आगे आ जाइए। अब आगे जो तस्करा आपने फरमाया है वो ये कि बात यहाँ रुकी नहीं है। देखिए, ये जो गुलाम सरवर खान साहब हैं,
ये उस रीजन में जहां बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था चौधरी निसार अली का, याद है ना आपको? सही है। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ PMLN। उनको कहते थे कि ये आंख का बाल है नवाज शरीफ साहब के, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो लोग कहते थे कि असल प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी ये हैं क्योंकि फैसले सारे वो करते हैं। इतने इंपॉर्टेंट आदमी थे वो। तो उनका उस इलाके में तोड़ करने के लिए PTI के हवाले से गुलाम सरवर खान साहब का बड़ा नाम है। पुराने वेटरन पॉलिटिशियन है, बेटा भी उनका MP है, वो भी हाथ बांध गए हैं। लेकिन हालांकि एक ही रात में बांध गए हैं। हाँ, बड़े मैं अर्ज करूं कि वो हाथ तो बांध गए हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जो तबाही फिरवाई है, कल भी हमने उसका तज़किरा किया था, आज फिर करते हैं, कि उन्होंने PIA के हवाले से वो बयान दे के कि पाकिस्तान के इस एयरलाइन के जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस 2 नंबर है, अरबों ने खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये कहा जा सकता है कि फितरतन जरा जल्दबाज किस्म के आदमी हैं, वो भी फैसला जल्दबाजी में स्टेटमेंट दिया, और ये भी हम देख रहे हैं कि दूसरा पार्ट है जनाब हुमायूं अख्तर खान, हमारे दोस्त हैं, बहुत हमारी अच्छी याद अल्लाह है उनसे, खानदानी लोग हैं। उनके वालिद जो है आपको पता है वो जो सानहा हुआ था जिसमें ज़ियाउल हक की शायद यानी ज़िंदगी से हार गए थे, वो बाजी ज़िंदगी की, उसी में इनके वालिद भी थे। ये फौजी बैकग्राउंड के लोग हैं और फौजी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, चाहे वो रिटायर्ड है चाहे वो सर्विंग है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। सही ढंग के आदमी हैं, इकॉनमी के बड़े माहिर हैं। उनकी जो अप्रोच है इकॉनमी के हवाले से हमने बहुत मरतबा सुनी। उन्होंने बहुत सारे प्लान दिए, लेकिन चूँकि हज़रत साहब किसी की सुनते नहीं थे, इसलिए उनको कोई मौका नहीं मिला ज़्यादा, वरना उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो यानी जो उनकी एक्सपर्टी है, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता था। वो भी छोड़ गए। उनका छोड़ के चला जाना इज़ एन अदर वेरी सीरियस जोल्ट टू द पार्टी। नहीं तो क्या समझा जाए, अब ये जो बड़े नाम और छोड़ रहे हैं, ये IPP में आपको लगता है कि अगला ठिकाना उनका वही देखिए, है? ऑप्शंस उनके पास बहुत हैं। अच्छा, एक तो मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि जब अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी हो जाती है और जब इलेक्शन का मौका आता है, तो उनके लिए भी पिक एंड चूज का बहुत मौका है। अच्छा, जैसा मैंने कहा, गुलाम सरवर खान इज़ वन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन टेक्सला एंड वाह का जो इलाका है वहाँ पर। इसी तरह जो फौजी कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें जो अपने हुमायूं अख्तर खान है, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि यकीनी तौर पे वो इन्हें ले लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ये चॉइस है, क्योंकि वो जिसको भी ऑफर करेंगे वो बाकी पार्टियों से ज़्यादा फोकियत देगा अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको बदलते हुए हालात में। यानी और आप ये कह रहे हैं कि PTI छोड़ने से इनके वोट बैंक पे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इनकी अपना देखिए, वोट बैंक मैं है। एक बात फिर आज जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, जो PTI के टिकट पे जीता था विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, उनमें से किसी का वोट बैंक नहीं था। अच्छा, 70 to 80% was election result maneuvering. They don't have any constituency. उनके बारे में ये कहा जाता है, और मैं सब्सक्राइब करता हूँ इसको, कि वो काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते अपने इलाकों से, विद एक्सेप्शन ऑफ दोज इलेक्टेबल्स। ये मैंने कहा है आपको। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो इतने नहीं थे कि उनके पास इतनी सीटें आ जाती कि वो हुकूमत बना लेते सेंटर में जाके। वो सारा मैनेज किया गया था। तो इसके हवाले से अब इससे ज़्यादा और क्या करें। सही। लेकिन जो एक बात आपने और नाज़रीन को कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, वो है जो ओवरसीज बैठे हुए प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जिन्होंने एक बंदे ने 20-20, 50-50 अकाउंट्स खोले हुए हैं, सुबह से शाम तक वो बैशिंग करते हैं। वो मैं हूँ, मेरे सीनियर कलीग्स हों जो दूसरे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स करते हैं, उन सब की माँ बहन जो एक करते हैं, वो बैठ के वो उनके बारे में अब क्रैकडाउन जो है उसको अब सीरियसली लॉन्च करने का फैसला हो गया है। उनका रिकॉर्ड तो इकट्ठा हो गया है कि कौन कौन है वो उनको, और जाहिर है उनके जो लीडर हैं वो आदिल राजा साहब हैं। उसके लिए भी इंटरपोल को उन्होंने लिख दिया है कि इसको हम चाहते हैं कि आप गिरफ्तार करके हमारे हवाले करें, इसलिए कि वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बैठ के वहाँ साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को मिलाइन कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही सीरियस इनिशिएटिव है। तो बाकी तो वैसे खामोशी छा गई है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी बहुत हरकत आपको नजर आती है, इस क्रैकडाउन का आगाज होने दे आपको ढूंढने से काफी अकाउंट्स की निशानदेही वहां पर भी हुई है। डालने के लिए ये नहीं मिलेंगे। 361 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही ऑलरेडी हो गई हुई है। ये विच इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। FIA के साइबर क्राइम विंग को उनके केसेस दे दिए गए हैं, और जल्द हम सुनेंगे कि लोग जो है
उनके गिरेबानों तक हाथ जा रहे हैं। मतलब यानी जो कहा जाता है कि सोशल मीडिया बड़ा बेलगाम है, अब उसको लगाम डालने की तैयारी जो है वो हो चुकी है, चाहे वो पहले तो बाहर जो बैठ के हो रहा सोशल हो, यहाँ मीडिया हो रहा को लॉन्च करने वाले थे उनको लगामें डाली गई हैं, और अब उनकी भी बारी आ रही है जो स्मॉल टाइम ऑपरेटर्स हैं, और आनी चाहिए। जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान की बदनामी का बायस हैं। मैं तो बहुत ही रूथलेस आदमी हूँ, इसमें मेरी 2/3 से ज़्यादा फैमिली बाहर है। अच्छा। लेकिन बाहर जिन लोगों ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है, जिन लोगों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए हैं, उनको तो जिंदा रहने का पाकिस्तान में कोई हक नहीं होना चाहिए। उनके गिरेबानों तक हाथ पहुंचने चाहिए, उनको बदतरीन सजाएं देनी चाहिए, ऐसी जिसका मैंने डेटरेंट पनिशमेंट का जिक्र किया था, ताकि उनको जो सजाएं मिले उसे देख के कोई जुर्रत ना करे दोबारा वो कुछ करने की। सही। चलें एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो इसहाक डार जो हैं अब वो खबरों में हैं, IMF या इकॉनमी की वजह से नहीं बल्कि अपने गुस्से की वजह से। हुआ क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। IMF से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे या कब तक कामयाब जो हैं वो हो जाएंगे? बड़ा सिंपल सा सवाल था जो कि एक सहाफ़ी की जानिब से किया गया वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से, लेकिन उन्होंने इतना रिएक्शन उसके ऊपर दिया जिसकी समझ नहीं आ सकी कि आखिर वो रिएक्शन दिया क्यों गया है। बुखारी साहब, ये सवाल अगर आप वज़ीर ख़ज़ाना से नहीं करेंगे जो IMF के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं, तो फिर किससे किया जाएगा? आपको लगता है कि ये जो रिएक्शन उनकी तरफ से दिया गया है ये मुनासिब रवैया है क्या? नहीं, बिल्कुल मुनासिब रवैया नहीं है और नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, ये कि IMF के हवाले से, चूँकि हमने भी अपने प्रोग्राम में कहा था, जब हमें पता चला कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, तो हमारा ख्याल ये था कि कोई ना कोई जादू की छड़ी उनके पास है, वो आएंगे ऐसे लहराएंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो नहीं हुआ। IMF के साथ, और फिर हमें ये भी बताया गया कि वो एक्सपर्ट हैं IMF के साथ डील करने के। सही। लेकिन वो इट इज़ नॉट वर्किंग। तो एक आदमी जिससे तवक्कात का लेवल आसमान पे हो, जिसके अपनी ज़ात के बारे में भी दावे हों कि हाँ जी मैं जानता हूँ हाउ टू डील विद IMF, वो जब ना हो रहा हो तो वो इरिटेट तो ज़रूर हो जाता है। ये आप उसको ह्यूमन मार्जिन दें। अच्छा। और ये सवाल जहाँ वो जाते हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, उनसे पूछा जाता है पहला सवाल कि हाँ जी IMF बताएं। तो कितना मार्जिन दिया है? क्योंकि सहाफ़ी तो ये दावा कर रहा है कि मुझे थप्पड़ लगाया उन्होंने और मोबाइल छीनने की कोशिश की। थप्पड़ नहीं लगाया उन्होंने दावा ये है, स्टाफ से ये कहा कि यार इनका मोबाइल जो है वो गालिबन उनका ख्याल ये होगा कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, और चूंकि उन्होंने थोड़ा सा तलख लहजा इस्तेमाल किया था ये ताकि ये कहीं वायरल ना हो जाए। एनीवे, देखिए बात ये है कि IMF के साथ हमारी जो मोहब्बत चल रही है उसमें कसूर इसहाक डार साहब का नहीं है। उसकी लगामें जो खींच रहे हैं वो बैठे हैं या वाशिंगटन में या लंदन में, आप समझ नहीं मेरी बात कि नहीं, या एल्सवेयर जहाँ भी हैं वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, जो नहीं चाहते कि CPEC जो है वो इंटैक्ट रहे, जिनका ये गुमान है, जिनको गलतफहमी है, ये गलतफहमी कह लें या उनको डर है ये कि हम रूस और चीन के ब्लॉक में जा रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए। लिहाजा IMF से अभी हमें और रौला पड़ेगा। अच्छा। जो मुलाकात हुई है फ्रांस में, पेरिस में प्राइम मिनिस्टर साहब की MD IMF से, वो बज़ाहिर अगर बॉडी लैंग्वेज पर आप जाएं तो वो बड़ा मुस्कुरा के जवाब दे रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिटरनेस का एलिमेंट था या वो कह रही हैं कि नहीं जी हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसने ये भी नहीं कहा कि ले जाओ तुम IMF के वही बीच में लटके हुए हैं, कुछ भी नहीं कहा। ये बात हाँ। लेकिन इसी किस्म के इंटरेक्शन के बाद फिर चीज़ें डेवलप होती हैं। सही। तो ये तवक्को रखनी चाहिए, अभी कुछ 6-7 दिन बाकी हैं, तवक्को रखनी चाहिए कि ये थ्रू हो जाएगा। अच्छा। इसलिए कि हम जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमने उनसे भी कहा है कि अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। आपने देखा वहाँ पर जो उनकी मुलाकात हुई प्रिंस जो है सलमान मोहम्मद बिन सलमान, उनसे, उसमें भी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी कितनी वार्म है। फिर वो फ्रांस के सदर से मिले, उसमें भी। तो मतलब ये है कि इस तरह के जो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस होते हैं एट दैट लेवल, एट द हाईएस्ट लेवल, उनके नताज ज़रूर निकलते हैं। मैं ये आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये मुलाकातें पहले से तय होती हैं, ये अचानक नहीं होती। इनके एजेंडाज भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए हुए होते हैं। समझ रही हैं आप मेरी बात? कि नहीं, ये मुलाकात सडन नहीं हुई MD IMF से, पहले से तय थी। और ये इसकी आउटकम जब प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे वो बताएंगे यकीनी तौर पे। मुझे पता नहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अब इतना जिद ना किया जाए इसहाक डार साहब को बार-बार एक ही सवाल करके। IMF के नाम पे वो तप गए आज तो। उनकी हमने छेड़ बना दी, चीजें चल रही हैं, लेकिन हो रही हैं। जिस बात की मुझे खुशी है और वो फिर मैं आज दोबारा शेयर करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन से, वो ये है
कि हम अब सारे अंडे जो हैं वो आईएमएफ की टोकरी में रख के नहीं बैठे हैं, सही, क्योंकि इसका कभी फायदा हुआ ही नहीं है। हमने दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू किए हैं। जो नया इकोनॉमिक प्लान बना है, जिसमें इक़्तिसादी बहाली का कौमी प्लान जो है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मिलकर मंसूबे को लीड करेंगे। सरमायाकारों को फिर फौज के चीफ की तरफ से ये गारंटी दी गई है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, दैट विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले ट्रेयर में भी कोई अगर छोटी मोटी कोई कामयाबी थी ना इकॉनमी प्लान की, तो उसका सारा क्रेडिट जनरल बाजवा का था। लेट अस बी ऑनेस्ट, वही जाके 3 दफा पैसे लेके आए सऊदी अरब से, चाइना से, यूएई से वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि वज़ीर मुमलिकत जो है हमारे मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने आज फिर ये कहा है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं गल्फ स्टेट्स में वो पाकिस्तान में रिफाइनरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विच इज़ अगेन ए वेरी वेरी होपफुल थिंग, क्योंकि रशिया का ऑयल अगर आ रहा है तो नई रिफाइनरी जो हम लगाएंगे उसमें कैपेसिटी होगी उसको रिफाइन करने की, तो हमें वो एक वाया मीडिया इख्तियार करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है। ऑल सेड एंड डन, टू कंक्लूड आई कैन से कि वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई रास्ता पाकिस्तान की इकोनॉमिक बेहतरी के लिए रखा हुआ है और ये बेहतर हो गया। एंड ऑन दिस फुल और पॉजिटिव नोट मेरा ख्याल है यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।